हेलो। ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में आपका वापस से स्वागत है। आज हम करेंगे 18 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 के क्वेश्चनों को। जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन शिफ्ट 2 में आए आज उनको हम कवर करेंगे। तो आप रेडी हैं इसके लिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, तो आर की आयु पी से कितने वर्ष कम है। देखो इसने क्या बोला है, पी और क्यू की आयु का योग, पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु के योग से, क्यू और आर की आयु के योग से कितना कम अधिक है, 15 साल। तो ये योग इससे 15 साल अधिक है, मतलब इन दोनों में अंतर 15 का है। तो बताइए आर की आयु पी से कितने वर्ष कम है, मतलब पी और आर का अंतर चाहिए, तो इसको मैं खोल दूंगा। तो पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर 15। क्यू से क्यों गया, तो यहाँ पे P माइनस आर किसके बराबर आ गया, 15 के। इसका मतलब P और R में कितने का अंतर है, 15 साल का अंतर है। तो आंसर कौन सा सही हो गया, 15 साल आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, है ना। चलिए नेक्स्ट है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर है x माइनस 2 x माइनस 3, तो परिणामी समीकरण क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर, मैं x को x से गुणा करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को 3 से गुणा करूंगा तो ये माइनस का 3x बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। फिर इस माइनस 2 को x से गुणा करूंगा, माइनस का 2x बनेगा, माइनस 2 को माइनस 3 से गुणा करूंगा, प्लस का 6 बनेगा। और आप देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 3x इधर आके, ये 2x पहले से ही है, 3x पॉजिटिव बिहेव करेगा और 2x भी पॉजिटिव बिहेव करेगा। प्लस का 9 यहाँ पहले से ही है, प्लस का 6 माइनस हो जाएगा बराबर 0। 2x 3x 5x 5x हो दो 7x, प्लस 9 में से 6 गया 3 बराबर 0। तो ये अपने पास आएगा 7x प्लस 3 बराबर 0। अब ध्यान रखो, ना तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में x की 2 घात होना जरूरी है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। घन घन जब होता है, जब घात में 3 होता है, वो भी नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। तो ये कौन सी समीकरण है, ये है इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण बोलते हैं। रैखिक समीकरण ऑप्शन में होता तो वो भी सही हो जाता, अदरवाइज ये द्विघात समीकरण तो नहीं है, कंफर्म बात है ना। नेक्स्ट देखिए, sec 4a बराबर कोसेक 3a माइनस 50 है, जहां 4a और 3a न्यून कोण है, तो a प्लस 75 का क्या बताइए मान। कभी भी आपके सामने sec और कोसेक बराबर आ जाए तो इनका एक रिलेशन होता है कि sec के कोण को 90 में से घटा दिया जाए तो कोसेक का बन जाता है। तो sec के कोण को यदि मैं 90 में से घटा दूं तो इसका नाम बदल के अब sec की जगह हो जाता है कोसेक, और बराबर में चल ही रहा है कोसेक 3a माइनस 50। कोसेक से कोसेक गया, अब मेरे पास बचा 90 माइनस 4a बराबर 3a माइनस 50, ठीक है। अब मैं इधर लेके आता हूं 4a को, तो उधर जाके हो जाएगा 7a हो जाएगा 4a, और 50 इधर आके प्लस होके 140 हो जाएगा। अब 7a बराबर 140 है, तो a का मान 7 दूनी 14 कितना आएगा, 20 आएगा। अब a का मान यदि 20 है तो प्रश्न कह रहा है a प्लस 75 का मान बताओ, तो 20 प्लस 75 का मान निकाल दूंगा और आंसर कितना आ जाएगा, 95 आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा सीधा सा प्रश्न। यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं का ज्ञात कीजिए। देखो किसी भी समकोण को, किसी भी समबहुभुज का एक अंतःकोण प्लस एक बाह्य कोण मिलाकर 180 का होता है। अब अंतःकोण 135 है, तो बाह्य कोण कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 135 मतलब 45 डिग्री का बाह्य कोण हो जाएगा। बाह्य कोण का फॉर्मूला हमेशा होता है 360/n, ये ध्यान रखना। बाह्य कोण होता है 360/n, जो बराबर हो गया 45 के, जहां पर n होती है भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। 45 को काटूंगा, 9 पंजो 45, 9 चकू 36, 40 बार कट गया, 5 से गया 8 बार। तो बताइए n की वैल्यू कितनी आ गई, 8। इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो पाइप x और y एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया गया कि टंकी में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगता है। टंकी के पूरी तरह से भरी होने पर यदि सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव के द्वारा टंकी कितने समय में पूरी तरह से खाली हो जाएगी।
अब देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में दो फॉर्मूले लगेंगे। अब आप थोड़ा सा इसको समझिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो दो नल है x और y जो 21 और 24 घंटे में टंकी भर सकते हैं। ये 21 में भर सकता है, ये 24 में भर सकता है। तो बताओ मैं टंकी कितने की मान लूं? 21 और 24 का एलसीएम 168 बैठ जाता है। यदि मैं 1 घंटे का काम निकालूं, 21 का भाग जाएगा 8 बार, 24 का जाएगा 7 बार, मतलब ये 8 लीटर भरेगा, ये 7 लीटर भरेगी टंकी। तो x 1 घंटे में 8 भरता है, ये 7 भरता है। यदि ये दोनों चल गए, यदि ये दोनों चल गए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? 168 की टंकी है लीटर की, दोनों चलेंगे 15 का एवरेज देंगे तो 168 बटा 15 घंटे में टंकी भर जाएगी। इसको मिनट में बदल लेता हूं, चलो मैं गुणा किससे कर लेता हूं? 60 से। 15 से 60 गया 4 बार, 4 8 32, बचा कितना? 3। 16 चौको 64, 3 64, 16 चौको 64, 64 और 3 कितना पड़ेगा अपना? 67, है ना? 67, तो 67 यहाँ पे हो गया 672 मिनट, सॉरी, है ना? तो यहाँ पे आ गया 672 मिनट। इसका मतलब यदि ये दोनों नल चल गए तो टंकी 672 मिनट में भर जाएगी। लेकिन प्रश्न कह रहा है नल तो 672 मिनट में भर रहे हैं, लेकिन टंकी में एक छेद भी हो रहा है जिसके कारण 48 मिनट ज्यादा लग गई। अब देखो ये एक फॉर्मूला काम करता है। अब मुझे पता लग गया नल तो इसे कितनी देर में भर रहे हैं? 672 मिनट में, लेकिन नल के साथ जब गलती से छेद हो गया तो 48 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। इसमें 48 और जोड़ूंगा तो 8 और 2 10, बचा कितना? एक, एक और 4 5, देखो इसमें 48 जोड़ रहा हूं मैं, तो 8 और 2 10, बचा कितना? 1 और 7 8 और 4 12, बचा कितना? 1 और 4, 1 और 6 7। इसका मतलब इस टंकी को 720 मिनट लगते हैं भरने में। तो देखो यदि ये छेद नहीं होता तो टंकी 672 मिनट में भर रही थी, छेद के कारण टंकी को भरने में 720 मिनट लग रहे हैं। तो प्रश्न कह रहा है अकेला छेद या अकेला रिसाव हुई टंकी कितनी देर में खाली कर देगा? यह एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपको नल के काम करने का टाइम दे दिया जाए और नल के साथ छेद के काम करने का टाइम दे दिया जाए तो छेद के काम करने का टाइम हमेशा गुणा बटा बाकी फॉर्मूले से निकालते हैं। गुणा बटा बाकी कैसे करोगे? 672 गुणा 720, ये तो हो गया इनका गुणा इन दोनों का, और बाकी मतलब इसमें से इसको घटा दो, 720 में से घटाओगे 48 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में बहुत ज्यादा आता है ये वाला प्रश्न, डायरेक्ट ये वाला। नल कोई काम इतनी देर में करता है, लेकिन नल के साथ छेद से इतनी देर में होता है, तो छेद कितनी देर में करेगा काम? अब ये आपका आंसर आ जाएगा, मिनटों में आंसर आएगा। 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 2 से गया 15 बार, मतलब ये काम होगा 672 गुणा 15 मिनट के अंदर ये काम हो जाएगा, छेद पूरी टंकी खाली कर देगा। लेकिन आंसर घंटे में चाहिए तो भाग किसका दे लूंगा इसमें? 60 का। 15 से 60 गया 4 बार, 4 से काटूंगा 4 एकम 4, कितना बचेगा? 2। 2 से 27, 4 छक्का 24, 3 बचेगा, 4 8 32, मतलब ये टंकी कितनी देर में? 168 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न चार्ट एक कंपनी द्वारा इसकी ए बी सी डी ई और एफ नामक 6 शाखाओं द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक थी? सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक कितनों में थी? पहले सबका एवरेज यदि मैं निकालूं तो एवरेज होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इन सबको मैं यही जोड़ लेता हूँ, 0 0 5 0 5 0, तो यहाँ 5 और 5 10, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 5 13 और 2 15 और 5 20, हासिल 2 लगेगी, 2 और 4 6 और 7 13 और 5 18, 6 24 और 7 31 और 8 39। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 6 है, 6 से काटेंगे 6 6 36, 3 6 5 30, एवरेज 650 है। प्रश्न कह रहा है कितनी शाखाओं में कारों की बिक्री औसत बिक्री से अधिक है? औसत बिक्री 650 आ गई, तो 650 से अधिक एक ये रहा, 650 से अधिक देखना, ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा। 650 से अधिक ये है और ये है, ये तो 650 से अधिक नहीं है, एक ही है। कितनी शाखाओं में है? 3 शाखाओं में बिक्री 650 से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अधिक ये बोलता, बराबर भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना 650 भी काउंट हो जाता। पॉइंट 47 47 47 को लिखो। देखो ये अभी सुबह की पारी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। 47 47 47 को लिखिए। तो पहली बात, जो संख्या रिपीट होती है उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, और मैंने अभी बताया था पिछली क्लास में, जितने संख्याओं पे बाहर हो रहे उतने 9 नीचे लगा देते हैं। तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 47/99, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे।
ए बी बराबर एक्स प्लस 3, बी सी बराबर 2x और ए सी बराबर 4x माइनस 5 हो तो x के किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित होगा? देखो मान के चलो ये ए है, बी ए सी पर स्थित होना चाहिए, ये सी है। इसने बोला है ए बी का मान x प्लस 3 है, ए बी x प्लस 3 का है, बी सी 2x का है और ए सी 4x माइनस 5 का है। ए सी मतलब ये है 4x माइनस 5। अब ये जब ही हो सकता है जब ये प्लस ये इसके बराबर होना चाहिए। सीधी बात, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। ये तो समीकरण, तभी तो मानेंगे बी यहाँ पे है। तो x प्लस 3 प्लस 2x बराबर 4x माइनस 5। एक काम करते हैं, माइनस का 5 मैं इधर ले आता हूं तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 और 4x उधर है और ये x और 2x 3x उधर ले जाता हूं माइनस का होके। 4x में से 3x गया तो x और इधर 8, तो x का मान क्या सही हो गया 8। आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आंसर बनेगा। ठीक है, एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर, 15 लैपटॉप 20% के लाभ में बेचे। यदि उसने सभी लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 रुपए बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉपों के क्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये देखते हैं, जब 25 लैपटॉप 12% पर, 15 लैपटॉप 20% पे बेचता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, एवरेज कितने का लाभ पड़ता है उसका। फिर उसके कंपैरिजन 18% के लाभ से कर देंगे। देखो कैसे निकालते हैं एवरेज। 25 को बेच रहा है 12 पर और 15 को बेच रहा है 20 पर, है ना। 15 को बेच रहा है 20 पर, इतना लाभ है। और एवरेज निकालना है तो पूरे 40 से एवरेज निकलेगा, भाग 40 का दे दो। इससे ये पता लग जाएगा एवरेज एक लैपटॉप पे कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है। 25 12 पे, 15 20 पे, तो कुल लाभ हो गया 40 का। इसमें 40 का भाग दे दिया तो एक लैपटॉप का एवरेज लाभ आ जाएगा। अच्छा, 25 गुणा 12 होता है 300, 15 गुणा 20 भी 300 ही होता है, 300 300 600 बट्टा 40 0 0 गया। यहाँ कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 15% का। अब ये प्रश्न कह रहा है यदि 15% की जगह लाभ कितना होता 18% होता तो उसका लाभ 30,000 रुपए बढ़ जाता। आपको क्या लग रहा है 15 की जगह 18 में लाभ कितना परसेंट बढ़ रहा है 3%। 3 नहीं 30,000 है। कभी भी क्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य हमेशा 100% का होता है। अब 3 की वैल्यू 30,000 तो 1 की वैल्यू होगी 10,000, तो 100 की वैल्यू होगी 10,000 को किससे गुणा कर दो 100 से, तो मतलब टोटल लैपटॉपों का क्रय मूल्य हो गया 10,000 के आगे 2 जीरो, 1,10,00,000 रुपए। अब ये कह रहा है तो एक लैपटॉप कितने का है, तो इसमें भाग किसका दीजिए, क्योंकि टोटल 40 लैपटॉपों की तो बात चल रही है, तो 40 का भाग दे दीजिए इसमें। 0 से 0, 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजो 20 और 3 0, मतलब एक लैपटॉप कितने का पड़ा अपना 25,000 रुपए। इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1212 में जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। पहले तो ये सीखे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। वो संख्या जो किसी का वर्ग होती है, जैसे 49 7 का वर्ग है तो 49 पूर्ण वर्ग संख्या है, 64 8 का वर्ग है तो 64 पूर्ण वर्ग संख्या है, 121 11 का वर्ग है तो 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, 169 13 का वर्ग है तो 169 पूर्ण वर्ग संख्या है। अभी कह रहा है 1212 में ऐसा क्या सबसे छोटा जोड़ू कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमको 1212 के आसपास की ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो किसी का वर्ग होता हो। और ये थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो 35 का वर्ग होता है 1225, तो 1212 में ऐसा क्या जोड़ू 1225 बन जाए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13 आंसर हो जाएगा। ये अब आपको थोड़े से दिमाग में रखने पड़ेंगे, थोड़ा आइडिया लगा के देखना पड़ेगा इनमें। एक आदमी कुल 15 रुपए में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, प्रत्येक को 1.23 में बेच देता है, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। 15 रुपए में 15 सामान खरीदता है, मतलब एक सामान 1 रुपए में खरीद रहा है और 1.23 में बेच रहा है। ये हो गया सीपी क्रय मूल्य, ये हो गया एसपी विक्रय मूल्य। लाभ का परसेंट चाहिए, लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ 0.23 का लाभ हो रहा है बटा क्रय मूल्य 1 गुणा 100। पॉइंट उठाएंगे नीचे 2 जीरो लगेगी, 2 जीरो से 2 जीरो, तो बताओ लाभ कितने का हो गया 23% आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्ट आंसर हियर। a प्लस बी बराबर 56 है और a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 496 है, तो a और b के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसने बोला है a प्लस बी बराबर 56 है, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 496 है, तो a b का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जिसमें a प्लस बी भी आता हो, a माइनस बी भी आता हो और a b भी आता हो। इसके लिए आप जरूरत है थोड़ी से अलजेब्रा के फॉर्मूलों के नॉलेज की। एक अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab। ए प्लस बी का स्क्वायर करूंगा 56 गुणा 56 करूंगा तो कितना आएगा देखिए, 6 6 36 बचा 3, 6 पंजो 30 और 3 33 और 5 6 का 30 बचा कितना 3, 55 25 और 3 28, 6 3 1 3 3136। तो ये आ गए 3136 माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 496 और बराबर 4ab। 6 में से 6 गया 0, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 30, 30 में से 4 गया 26, 2640 बराबर 4ab। मुझे ab का मान चाहिए तो 2640 में किसका भाग दूंगा, 4 का। 4 छक्का 24, 2 बचेगा, 4 छक्का 24, आंसर आ गया 660। ऑप्शन नंबर कौन सा परफेक्ट हो गया, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो चुका है ना। देखिएगा आराम से। नेक्स्ट है, एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 और 63 है, उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो इसने क्या बोला है, ये कह रहा है एक आयताकार भूखंड है, उसका विकर्ण और भुजा 65 और 63 है। विकर्ण तो है 65 का और भुजा है 63 की, तो भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई नहीं थी चौड़ाई x मान लेते हैं। अब देखो आपको पता है क्या लगेगा इसमें, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमेशा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, क्योंकि विकर्ण बराबर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर हो जाता है। पाइथागोरस से संबंध लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर में 65 का स्क्वायर करूंगा, 65 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपके सामने आएगा 4225, तो ये हो गया 4225 बराबर 63 का स्क्वायर आप कर लीजिए, 63 मल्टीप्लाई बाई 63 करेंगे, 3 तिया 9, 3 6 के 18, 6 तिया 18, एक बचेगा 6 6 36 और एक 37, 9 6 1 और एक 2 और 7 9 3 3969 और प्लस में आएगा 20 स्क्वायर। इसको इधर ले जाके माइनस कर लीजिए, 15 में से 9 गया तो 6, 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ बच्चा 11 में से 9 गया तो 2, इतना आएगा बराबर 20 स्क्वायर। तो यहाँ b का मान रूट 256 कर देंगे हम, तो b का मान आता है 16। ये b एक्चुअली में मैंने b स्क्वायर या x स्क्वायर होना चाहिए था, चलो मैं इसका नाम b रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब b का मान आ गया यहाँ पे 16। प्रश्न कह रहा है परिमाप बताइए। भैया परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई 63 प्लस 16, तो 2 गुणा में 9 7 79, 79 का डबल करेंगे, दोनों 18, एक बचेगा 2 7 14 और एक 15, आंसर आ गया 158, मतलब 158 मीटर आपका बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन का। देखो एक बात तसल्ली से, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे। चलिए एक बार क्या है, बीच में अकेला रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, मैं हमेशा ही कहता हूँ आपसे, तो चेक करना पड़ता है बीच में जा जाके। एक लड़का 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लेगा। एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा 38 है, यदि 38 इसकी ये भुजा है तो ये भुजा भी 38, ये भुजा भी 38, ये भुजा भी 38, तो एक तरीके से इसकी तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी चक्कर में, 38 गुणा 4, 4 8 32, 3 बचेगा, 4 3 12 और 3 15, 152 मीटर तो दूरी हो गई। चाल किलोमीटर पर घंटे में है, मैं मीटर पर सेकंड में बदल दूंगा। किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमेशा 5/18 से गुणा करते हैं। 6 से 18 3 बार, तो इसकी चाल आ गई 5/3 मीटर पर सेकंड। और ये हर तरीके से सही भी है बदलना, क्योंकि दूरी भी मीटर मीटर हो गई और आंसर सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में पूछा है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, 152 में भाग दे दूंगा 5 और बटा का 3 कहाँ घूम के आएगा ऊपर, 3 दूनी 6, 15 तिया 45, 456 में 5 का भाग दूंगा, 5 9 45, 5 1 5, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 91.2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही भाई, 91.2, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर अपना बन जाएगा। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं अभी। हाँ ये देखो अच्छा प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0 2 2 3 3 1 है। देखो ऐसे यदि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा चाहे ना, 0 2 2 3 और 3 1 है ना, क्या है 3 1 है। देखो
हमेशा आप है ना इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा करो, ये x1 मानो, ये x2 मानो, ये x3 मानो, इसको y1 मानो, इसको y2 मानो, इसको y3 मानो, और इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ 1/2। फिर देखो x1 लिखोगे तो y2 माइनस y3 लिखो यहाँ, प्लस x2 लिखोगे तो y3 माइनस y1 लिखो यहाँ, और x3 लिखोगे तो y1 माइनस y2 लिखिए। ये फॉर्मूला। अब देखो इसको याद कैसे रखो, x1 x2 x3 तो अपनी जगह है, और यहाँ देखो y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यदि हमको निर्देशांक दिए जाए तो। अब देखो कैसे लगाएंगे, 1/2, x1 की जगह क्या रखूंगा 0, और y2 में से y3 घटाऊंगा, 3 में से 1 गया तो 2, लिख देते हैं पहले पूरा, प्लस x2 की जगह रखूंगा 2, और यहाँ पे y3 में से y1 घटाऊंगा, y3 में से y1 1 में से 2 गया तो -1, प्लस x3 की जगह रखूंगा 3, और यहाँ घटाऊंगा y1 में से y2, y1 में से y2 घटाऊंगा -1, 2 में से 3 घटाऊंगा -1 आएगा। देखो 1/2 अपनी जगह है, सही है बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो 0 बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, 2 को -1 से गुणा करूंगा -2 आएगा, और 3 को -1 से गुणा करूंगा -3 आएगा, तो ये अपने साथ आएगा 1/2 गुणा -5, है ना। y3 माइनस y1, सही है, और ये अपना आंसर आएगा। फिर माइनस में जरूर आ रहा है लेकिन 2.5 आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा बिल्कुल आ सकता है, देखो माइनस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे, क्योंकि देखो क्षेत्रफल होता है ना वो एक तरीके से अदिश राशि होती है, तो इसकी वैल्यू माइनस में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये केवल इसका फर्क होता है, अपन इसमें से इसको घटाते हैं, वैसे प्रोसेस तो ये हो जाता है कि आप इसमें से इसको घटाओ, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, लेकिन अपने छोटे में से बड़े को घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस वही चलेगा इसका। और आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2.5 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे, है ना। चलिए नेक्स्ट है, ये 17वां क्वेश्चन है, 3x माइनस 2y बराबर 10 है और xy बराबर 11 है, तो 27x³ माइनस 8y³ का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। 3x माइनस 2y 10 के बराबर है और xy बराबर 11 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए छोटा सा फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ का, और वो क्या होता है a माइनस बी के होल क्यूब का, लिखो यहाँ पे, ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab गुणा में a माइनस b, है ना। a³ माइनस b³ माइनस 3ab गुणा में a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है किसका, a माइनस b के होल क्यूब का। अब देखो मैं a माइनस b की जगह रख देता हूँ 3x माइनस 2y, ये a और b का काम करेगा, क्यूब बराबर, तो a³ मतलब 3x का क्यूब 27x³ माइनस b³ मतलब 2y का क्यूब 8y³ माइनस 3ab का मतलब 3x को किससे गुणा करूंगा मैं, 2y से, और a माइनस b मतलब 3x माइनस 2y, बस हो गया काम, है ना। अब देखो 3x माइनस 2y का मान कितना है, देखो वापस समझना, a माइनस b का होल क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है। तो 3x का क्यूब 27x³ माइनस 2y का क्यूब 8y³ माइनस 3ab, रख दिया ab ऐसे कैसे, क्लियर है, गुणा में a माइनस b। अब देखिए यहाँ पे 3x माइनस 2y की जगह 10 रखूंगा, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, बराबर में चल रहा है 27x³ माइनस 8y³ माइनस, अब देखना क्या चल रहा है इसके अंदर, ध्यान से समझना, माइनस 3 तिया 9 दूनी 18, 18 और साथ में xy है ना, xy का मान डायरेक्टली दे रखा है कितना 11, और गुणा में 3x माइनस 2y का मान 10, ध्यान से समझना पूरी वैल्यू मैंने रखी है यहाँ पे, 3x माइनस 2y का मान 10 है, 10 का क्यूब 1000 बराबर 27x³ माइनस 8y³ माइनस 3 तिया 9 दूनी 18, xy की जगह कितना रख दिया मैंने 11, और गुणा में 3x माइनस 2y का मान कितना रख दिया मैंने उठा के 10। अब मैं एक काम करता हूँ, 1000 को यहाँ रहने देता हूँ, और इधर 27x³ माइनस 8y³ और माइनस 18 गुणा 10 और गुणा 11 करना है, तो 18 गुणा 11 होता है 198 को 10 से गुणा करूंगा 1980 आंसर आएगा, 1980 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2980, और बराबर में आ जाएगा कितना 27x³ माइनस 8y³, तो
तो आंसर आ जाएगा 2980 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें है ही नहीं। थोड़ा सा आपको ये पता लगाना कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो इसमें कौन सा लगेगा अपना a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि ये देखो आप समझो इसने दिया है 3x और 2y, चाहिए 27x क्यूब, तो सीधी बात है फॉर्मूला तो इसमें क्यूब का ही लगेगा, और क्यूब का ये फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब गुणा में माइनस में 3ab गुणा में a माइनस बी, है ना। नेक्स्ट देखिए, ए और बी एक व्यवसाय में 42,000 और 56,000 लगाते हैं, वर्ष के अंत में 87,220 का लाभ होता है, तो बी का हिस्सा बताओ। जितना पैसा लगाए उस हिसाब से लाभ हो जाएगा। ये अपने 42,000 रुपए लगाता है, ये 56,000 रुपए लगाता है, तो इनका लाभ देखा जाए तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, और यहाँ पे 7 6 की 42 और 7 8 56 और भी कट जाएगा, 2 से 3 बार 2 से 4 बार, तो लाभ बटेगा 3 4 में, टोटल 87,220 है, तो बी का हिस्सा कैसे निकलेगा, बी का अनुपात बटा अनुपातों का योग गुणा में 87,220, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 1 बचेगा 17, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 3 से 32 हो जाता है, ये 7 चको 7 87,220 है ना। ये तो यार रात को अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 12 बज रहे हैं, तो हो जाता है कभी कभी, है ना, तो आप समझना इस चीज को आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 7 एकम 7 कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 से 17, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 3 से 32, 7 चको 28, 4 बचेगा, 4 से 42, 7 6 की 42, ये हो गया, गुणा 4 से करेंगे, 0 आ जाएगा, 4 छक्का 24, 2 बचेगा, 4 चको 16 और 1 17, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 49,740, 49,840 आ रहा है क्या ये, अच्छा वापस हो, 4 छक्का 24, 2 बचेगा, 4 चको 16 और 2 18, तो 49,840 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ भाई, चलिए अब थोड़ा पानी वानी पी के आया हूं मैं, अब थोड़ा सही लग रहा है ना, समझ आ रही है बात आपको, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा समझ लीजिएगा चीजों को आप लोग, है ना। दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार आती है बहुलक होती है। अब आप थोड़ा सा इसमें गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा सबसे ज्यादा बार आपको 15 ही 15 दिख रहा है। कितनी बार, 1 बार, 2 3 4 बार, और आप देखो बाकी जैसे 23 को देख लो तो 23 1 बार 2 बार दिख रहा है, 25 2 बार दिख रहा है, तो जो संख्या बहुत बार आती है वो बहुलक होती है, तो इसका बहुलक कौन सा हो जाएगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, है ना। निम्न में से कौन सा युग्म सहअभाज्य, अभी पिछली वाली क्लास में आपको समझा के आया हूं, सहअभाज्य किसको बोलते हैं, ऐसी संख्याएं, कौन सी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें किसी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाता हो, सहअभाज्य कहलाती है। जैसे 7 और 14 में किसी को ऐसी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जाता है, 7 का जाता है, तो ये सहअभाज्य नहीं है। 34 35 में आप बताओ लो किसका भाग जाता है, एक का तो जाता है, एक के अलावा तो ऐसी संख्या है क्या कॉमन जिसका भाग दोनों में जाता है, नहीं है ना, तो ये सहभाज्य है। और बताता हूँ 12 18 नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें तो दोनों में देखो 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। 17 170 दोनों के अंदर 17 का जाता है, एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका भाग दोनों में जाता हो, वो सहभाज्य होती है। तो आंसर 34 35 हो जाएगा। दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है, बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ध्यान रखिए, पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। जैसे 20 का पूरक कोण 70, 30 का 60, 40 का 50, 80 का 10 हो जाएगा। तो दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। इसने बोला है दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है। बड़े कोण का माप छोटे कोण के 3, मैं मानता हूं माना छोटा कितने का है x का, तो बड़ा कितने का हो जाएगा, बड़ा कोण छोटे के 3 गुने से, छोटे के 3 गुने से 6 कम है, 6 कम कर दिया, हो गया। इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, दोनों को जोड़ूंगा तो 3x और x 4x हो गया, -6 बराबर 90, 4x यहाँ रहने दो 96 हो जाएगा, और x का मान आएगा 24। अब x का मान 24 है तो यहाँ पे छोटा कोण 24 का हो जाएगा, और बड़ा कोण मैं निकालूंगा तो x का मान 24 रखूंगा ना यहाँ पे, तो 24 दिया 72,
-6 तो बड़ा कोण हो जाएगा कितने का, 72 में से 6 कम करता हूं तो 66 डिग्री का हो जाएगा। x का मान 24 रखते, 24 किया 72 में से 6 कम गया 66 डिग्री, तो बड़ा कोण हो गया 66 डिग्री का, है ना। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि कितने वर्ष में 13,310 हो जाएगी। कभी भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज में समय का क्वेश्चन कि कितने वर्ष में ये पैसा कितना हो जाएगा, तो हमेशा मिश्र धन में मूलधन का भाग दे दो। सीधा सा तरीका मैं बताता हूँ, 13,310 में 10,000 का क्या दे दीजिए भाग, जीरो से जीरो कट गया, इसको घात में बदल लीजिए। जैसे 1331 की बात करें तो 11 का क्यूब होता है और 1010 का क्यूब होता है, तो ऐसे घात में बदल लीजिए बस हमेशा। अब कभी भी घात में बदलेगा ना तो जो घात होती है ये हमेशा समय को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस क्वेश्चन का समय हो गया 3 वर्ष। बिल्कुल रामबाण तरीका मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चनों का, हमेशा जो घात होती है समय को रिप्रेजेंट करती है। अब आप कहोगे कभी घात ही नहीं बनी, 100% बनेगी, 100% हर क्वेश्चन में घात बनेगी, क्योंकि बिना घात बने आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। हाँ, इनमें यदि कोई अर्धवार्षिक का कंसेप्ट लगा, त्रैमासिक वाला कंसेप्ट यदि आता है तो घात तो उसमें भी बनती है, लेकिन आंसर उसमें बदल जाता है, क्योंकि अर्धवार्षिक में दर आधी समय डबल काम में लेते हैं और त्रैमासिक में दर चौथाई समय चौगुना काम में लेते हैं। तो घात तो वहां भी बनेगी, लेकिन फाइनल आंसर थोड़ा सा बदलता है। तो वो क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। x के 24% का 10% 240 के बराबर है। x का 24% का 10% किसके बराबर है, 240 के यदि बराबर है तो मुझे x का मान बताइए। काट लीजिए इसको, देखो जीरो से जीरो कट गया, 24 से 240 10 बार गया और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 100 गुना 10,000, 1000 को 10 से गुणा करेंगे, 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, 12 विद्यार्थियों का औसत 80 है और शेष का औसत 75 है, तो सभी का औसत ज्ञात कीजिए कक्षा का। पहले देखो, सभी का औसत चाहिए तो पहले सभी का टोटल निकाल लो। 12 विद्यार्थियों का एवरेज 80 का है तो 12 का टोटल 12 गुना 80, और शेष कितने बचे, 30 में से 12 गया तो 18 का एवरेज कितने का है, 75 का है, तो इनका टोटल 18 गुना 75, ये तो पूरे 30 का टोटल आ गया। मुझे 30 का एवरेज चाहिए तो इसमें 30 का क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा। अब देखो करते हैं, 12 8 96 960 हो गया ये, और इधर 18 पंजो 90 बचा कितना 9, 18 7 कितना होता है 126 और 9 135, भाग किसका देंगे, 30 का देंगे। जीरो की जगह जीरो आएगा, 5 और 6 11, 1 और 3 4 और 9 13, हासिल लगी 1 और 1 2, इसमें भाग 30 का देंगे। जीरो से जीरो गया, 3 7 21 2 बचेगा, 3 7 21, तो बताओ आंसर कितना आएगा, 77। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबका योग निकाल के, पूरे 30 का औसत चाहिए तो पहले पूरे 30 के नंबरों का टोटल निकाल के 30 का क्या दे दिया, भाग दे दिया, आंसर आ गया। निम्न में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 72 और 119 को भाग देने पर 3 और 4 बचे। ऐसा प्रश्न है ना, लेकिन ऐसी संख्या बताओ 72 को भाग दूं, 72 में भाग दूं तो 3 बचे और 119 में भाग दूं तो 4 बचे, तो इनके अंतरों का मैं ऐसे निकाल लिया करो। 72 में भाग देने पर 3, देखो आप समझो, 72 में भाग देने पर 3 जब भी बचेगा जब गुणनतर में पूरा भाग जाएगा। यदि किसी संख्या का गुणनतर में पूरा भाग चला गया तो 72 में 3 ही बचेगा, और 119 में भाग देने पर 4 जब बचेगा जब 115 में पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 115 में भाग चला गया मतलब 119 में 4 बचेगा। तो इनका मैथ सेपल ले लो, गुणनतर 115 में किसका भाग जाता है, तो इनका आप मैथ सेपल लोगे तो 23 आएगा। 23 ही ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो 23 ने गुणनतर 23 पंजे 115 दोनों का भाग दे जाती है। तब इसका मतलब ये हुआ 23 का भाग यदि गुणनतर में पूरा चल जाएगा तो 72 में 3 ही तो बचेगा, और 23 का भाग 115 में जब पूरा जाएगा तो 119 में 4 ही तो बचेगा। तो संख्या कौन सी होगी, आपकी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। ये ग्राफ का प्रश्न है, निम्न तालिका दिए गए वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों से केंद्रीय विश्वविद्यालय की एमफिल की प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या के आंकड़े दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित छात्रों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। 2020 में बिहार से चयनित, ये राज्य रहे, ये वर्ष रहे 2020 में बिहार से चयनित मतलब 380, ये 2020 में बिहार से चयनित है, इनकी संख्या सभी वर्षों में दिल्ली के
दिल्ली से चयनित कुल छात्रों का कितना परसेंट है। दिल्ली के सभी वर्षों का टोटल निकालो। ये दिल्ली रहा, सभी वर्षों का टोटल 17 से 21 तक का टोटल निकालूंगा। 0 0 0, 8 हो तो 10 और 6 16 और 5 21, 2 और 2 4 और 3 7 हो तो 9 और 4 13 और 3 16। तो 380 1610 का कितना प्रतिशत है। तो 380 बटा 1610 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 गया और कुछ यहाँ कटेगा नहीं, तो आपको भाग देना पड़ेगा 3800 में 161 का। अब 161 का भाग मैं 3800 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 16 दूना 32, 322, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ कितना बचा, 7 में से 2 गया तो 5, 580 हो जाएगा। और ये लगभग 16 के 48, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, बचा कितना, कुछ नहीं बचेगा, 16 या 48, तो ये 483 आ जाएगा। तो 23 के समथिंग का आंसर देख लो कौन सा है। एक ही ऑप्शन है, फिर आगे चेक ही क्यों करना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6300 को गुणा करने पर, जिससे 6300 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगी। किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना हो तो पहले उसके गुणनखंड कीजिए। 2 का करेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजो 10। 2 का देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजो 10, 1 बचेगा, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 पंजो 10। फिर वापस में इसमें 5 और 1 6, 3 का भाग दे सकते हैं अभी, 3 पंजो 15, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजो 15। 3 का भाग फिर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 पंजो 15। 5 का देंगे, 5 तिया 15, बचा कितना, 2 पचम 25। 5 का देंगे 7 बार जाएगा, 7 का देंगे 1 बार जाएगा। किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग होने के लिए एक चीज जरूरी है, अब सीख लीजिए। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग जब भी हो सकती है जब उसमें उसके गुणनखंड में हर संख्या का 2 2 का जोड़ा होगा, और पूर्ण घन जब भी हो सकती है जब उसके गुणनखंड में हर संख्या का 3 3 का जोड़ा होगा। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो हर संख्या का 2 2 का जोड़ा होना जरूरी है। यहाँ 2 का जोड़ा है, ये 3 में भी 2 का जोड़ा है, 5 में भी 2 का जोड़ा है, एक 7 रह गया अकेला, इसको भी एक 7 और दे दूं तो इसका भी 2 का जोड़ा बन जाएगा और पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसका मतलब किससे गुणा करना जरूरी है, 7 से गुणा करने पर यह संख्या क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके 18 अगस्त 2022 के शिफ्ट नंबर 2 के क्वेश्चन। अगली क्लास में हम मिलेंगे 18 अगस्त 2022 की शिफ्ट 3 के क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप आराम से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप लोग आराम से मुझसे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी कोचिंग का जो नंबर है वो मैंने आपको बता रखा है, अपनी स्क्रीन पे भी चल रहा है, 9785 200 818। आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप इस पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।